नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नकमा। सबसे पहले खबर उत्तरकाशी में फंसे हुए मजदूरों की। उत्तराखंड के सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों को बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाला है। सेना की इंजीनियरिंग विंग ने सुरंग में काम शुरू कर दिया है। श्रमिकों को बाहर निकालने के रास्ते में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। ऑगर मशीन के नाकाम रहने के बाद अब मजदूरों को मैनुअल ड्रिलिंग से निकालने की योजना बनाई जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के शुरू होने की भी खबर आ रही है। शुक्रवार को मजदूरों की लोकेशन से सिर्फ 10 मीटर पहले ऑगर मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था। मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूंगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि एसजेवीएनएल जो काम कर रहा है, एसजेवीएनएल को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूं, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से एसजेवीएनएल ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। वो बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दे आर हैविंग गुड स्पिरिट। अपना उनसे खूब आराम से बातें हो रही हैं। एक अल्टरनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश की गई है। जैसे एक जो पहले हमारे द्वारा कम्युनिकेशन का मेथड किया गया था, वो एसडीआरएफ के पास इक्विपमेंट होते हैं, एसडीआरएफ की टीम ने किया हुआ था। अब बीएसएनएल की टीम बुला के एक अल्टरनेट भी किया गया कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये काम चल रहा है, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं कि कोई स्थिति का हमारे उससे वो नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या होगा। तो उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों के लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में अंदर स्टॉकिंग है। वो दैट जस्ट फॉर ए काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन ये उनके सभी के लिए खाने की व्यवस्था होगी। कम्युनिकेशन है, एयर का चैनल ऑलरेडी चालू है, वो लोग आराम से हैं। जो ब्रोकन ऑगर था वो तकरीबन अब 34 मीटर पीछे खींच लिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर और बाकी है, उसको अलग अलग काट के और निकाला जा रहा है। तो अभी 13 मीटर अभी भी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आज रात तक ये 13 मीटर भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये 47 मीटर जो बना हुआ है, इसके जरिए आगे मैनुअल क्लियरेंस जो है उसका काम शुरू होगा। आर्मी के इंजीनियर्स की मदद के साथ, बाकी एनएचडीआईसीएल के जो लोग हैं, आईडीसीएल के जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर एक टीम वर्क के तौर पर ये आगे इसके अंदर बढ़ाया जाएगा। किशोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी किशोर रावत। किशोर, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं वहाँ के हालात कैसे बदलते रहे हैं और किस तरह से बचाव अभियान चल रहा है। बहुत उम्मीद लगी थी पहले और ऐसा लगता था कि बिल्कुल अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब लोग निकाले जाएंगे, लेकिन अभी देर है उसमें और अब आर्मी की जो इंजीनियरिंग यूनिट है उसको शामिल किया जा रहा है इसमें। किशोर, वहाँ से आपके पास क्या ताज़ा जानकारी है? अड़चनें किस तरह की आई हैं? अब मैनुअल ड्रिलिंग की बात आखिरकार की जा रही है और इसमें भी तो वक्त लगेगा। अब बिल्कुल, जो मैनुअल ड्रिलिंग है उसमें भी समय लगेगा। वजह यह है कि जिस तरीके उसको रैट ड्रिलिंग कहा जाता है, माइनिंग कहा जाता है। जैसे एक चूहा धीरे धीरे खोदता है, उस तरीके से उस सुरंग में जाएंगे एक्सपर्ट्स, और जो इसके स्पेशल एक्सपर्ट्स होते हैं जो माइनिंग से और जो बड़े बड़े सीवर्स में काम करते हैं, वो इसको खोदेंगे। दरअसल जो ऑगर मशीन का ब्लेड है वो जो सरियों के जाल में फंस रखा है उसको काटने का काम चल रहा था। जब ये ब्रीफिंग हो रही थी तो 1:13 पर 13.9 जो मीटर ब्लेड बचा हुआ था, यानी अगर अभी का समय देखें तो 6:06 हो चुके हैं। और वो जो मशीन है, जिस मशीन से प्लाज्मा और लेजर मशीन से काटा जा रहा है, तो वो लगभग 1 घंटे में 4 मीटर काट रही है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग इस वक्त 7 या 8 मीटर बचता है, क्योंकि 6 बज चुके हैं। अब ऐसे में जो लगातार कटिंग चल रही है, देर रात तक ये काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो अगला एक्शन है वो है मैनुअल ड्रिलिंग करने का, मैनुअल जो मलबा है उसे निकालने का। लेकिन उसके अलावा जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है उसका भी काम चल रहा है, उसको 15 मीटर कर दिया गया है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल जो 180 मीटर है उस पर भी काम चल रहा है।
लेकिन उसमें लगेगा 15 दिन, क्योंकि इसका 12 मीटर वो एक दिन में ड्रिल करती है। तो ऐसे में उसमें समय लगेगा। वर्टिकल ड्रिल में भी 4 दिन लगेंगे। और ये मैनुअल जो ड्रिलिंग है, इसमें क्योंकि वो बहुत तेजी से मलबा निकालते हैं उस पाइप के अंदर जाकर, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा उम्मीद, जिस तरीके से पहले दिन से जो सबसे ज्यादा उम्मीद हो रही है, वो इसी तिलक्यारा के टनल में जो ऑगर मशीन की ड्रिलिंग है वहां से की जाएगी। और जैसे जैसे वो खोदेंगे, जो उसका मलबा बाहर निकालेंगे, ऑगर मशीन जो पाइप्स को है पुश करेगी अंदर को। तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक रहा, कोई अड़चन नहीं आई, वो लोहे के स्टील के ऑब्स्टिकल नहीं आए। तो सबसे अच्छी खबर और सबसे पहले खबर जो ड्रिलिंग लोगों से पार होने की बात है या उनको निकालने की, तो वो तिलक्यारा से जो पहले दिन की ड्रिलिंग चल रही थी, जो पहला प्लान है, वहीं से मिल सकेगा। तो पहला प्लान जो है वही लग रहा है कि वो प्लान होगा जिससे कोई कामयाबी, अच्छी खबर हाथ लगेगी। धन्यवाद आपका किशोर। वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, दूसरी तरफ से ड्रिलिंग हो रही है, कहीं कहीं पे अड़चनें आ रही हैं। एक बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन इस बीच में 41 जिंदगियां वहाँ फंसी हैं टनल में। अच्छी खबर ये है कि इनसे लगातार संपर्क हो रहा है, बातचीत हो रही है, अब उनके रोशनी है, पानी है, खाना है। लेकिन इन सब के बावजूद ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये तमाम लोग दुनिया से कटे हुए एक सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अब दूसरी खबर पे। केरल के कोची में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। इस कॉन्सर्ट के दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में भगदड़ मच गई और 4 छात्रों की इस भगदड़ में मौत हो गई है और हादसे में घायल 36 लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा है, जहां उनका इलाज हो रहा है। 16 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। इस हादसे में 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक हादसा कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ। उन्होंने कहा कि 4 छात्रों की हालत गंभीर है। मरने वालों में 2 छात्र और 2 छात्राएं शामिल हैं। आपको बता दें कि खुले ऑडिटोरियम में हो रहा था ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट। इसके दौरान बारिश हुई और फिर ऑडिटोरियम के बाहर खड़े दूसरे विभाग के छात्र बारिश से बचने के लिए तेज़ी से अंदर आए और इसी दौरान कुछ छात्र नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गए। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यही वो ऑडिटोरियम है जहां शनिवार शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास घटना घटी। 4 लोगों की जान गई, जिसमें 3 छात्र हैं। यहां पर प्लेबैक सिंगर निकिता गांधी का शो था। यह पूरा इलाका खचाखच भरा था, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक। और जैसा कि आप देख सकते हैं, गोविंद मूर्ति जैसे ही बाईं तरफ कैमरे को पैन करेंगे, सिर्फ एक ही गेट है ऑडिटोरियम में जाने का, और इस सब में छात्र थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो ऑर्गेनाइजर्स थे, यानी वो विश्वविद्यालय के ही छात्र और फैकल्टी के टीचर्स थे, उन्होंने सबसे पहले इंजीनियरिंग स्ट्रीम के छात्रों को अंदर जाने दिया। तो जो दूसरे स्ट्रीम के छात्र थे वो सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे बड़ी संख्या में। वो जल्द से जल्द अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। और पुलिस का भी ये कहना है कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त आधा इंडोर स्टेडियम भी भरा हुआ नहीं था, या ऑडिटोरियम जो भी आप कह लें। और ऐसी सूरत में जो छात्र बाहर खड़े थे वो बिल्कुल बेचैन थे। वो जल्द से जल्द अंदर जाना चाहते थे ताकि शो को शुरू से देख सके। ऐसे में यहाँ बारिश शुरू हो गई। तो जैसा कि मैंने बताया कि छात्र बेचैन थे, अंदर आना चाहते थे, बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुई, यहाँ पर भी छात्र थे जो इस गेट को मैनेज कर रहे थे। बाहर की जो भीड़ थी वो दौड़ते हुए अंदर आई, और जैसा कि आप देख सकते हैं जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी नीचे की तरफ हैं। तो ऊपर से जो लोग दौड़ते हुए आए उनका संतुलन बिगड़ गया, और जैसे ही संतुलन बिगड़ा वो यहाँ गिर पड़े। और पीछे से जो लोग आ रहे थे वो उनको रौंदते हुए आगे बढ़ गए। और ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई, जिसमें 4 लोगों की जान गई, जिसमें से 3 छात्र हैं। अब भी देखिए जूते, चप्पल और दूसरे सामान आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये उन लोगों के हैं जो इस हादसे के में या तो के शिकार हो गए या फिर जख्मी हुए। अब यहाँ पर जो गेट का मैनेजमेंट था वो भी छात्रों के हाथ में ही था। यहाँ पर पुलिस प्रेजेंस बिल्कुल नहीं था।
अब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑडियो सिस्टम और उस कार्यक्रम की जो तैयारियां थी पूरी तरह से वैसी ही हैं। फॉरेंसिक जांच फिलहाल चल रही है। जैसा कि मैंने बताया, इस भगदड़ में 4 लोगों की जान घटनास्थल पर ही चली गई, जिनमें से 3 छात्र थे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से सभी स्ट्रीम के छात्रों को अंदर जाने दिया गया होता तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था, क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रीम के छात्रों को ही पहले अंदर जाने दिया गया। दूसरे स्ट्रीम के जो छात्र थे वो इससे नाराज हो गए। जैसी ही बारिश हुई वो दौड़ के अंदर गए और एक बड़ा हादसा यहाँ हो गया। कोच्चि में ही कुछ दिन पहले एक बम धमाका एक ऑडिटोरियम में हुआ था। इस ब्लास्ट के बाद राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे, लेकिन शिक्षा संस्थानों को, यूनिवर्सिटी परिसरों को इससे अलग रखा गया था। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जल्द ही शिक्षा संस्थानों, यूनिवर्सिटी परिसरों के साथ साथ सभी जगहों पर इन गाइडलाइंस को लागू किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है और मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक जल्द ही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी और फिर कार्रवाई होगी। कोच्चि यूनिवर्सिटी परिसर से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। स्वागत है आपका देश की बात में और अब दिखाते हैं आपको एक दिलचस्प खबर। मैराथन तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आप में से शायद कम लोगों ने सुना हो कि सोल्जराथन भी कुछ होता है। तो क्या है ये, जानने के लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की मेजर सुरेंद्र पुनिया से। आपने मैराथन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर शायद सोल्जराथन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। क्या है आखिर ये सोल्जराथन? बात करते हैं इस मुहिम को चलाने वाले मेजर सुरेंद्र पुनिया से। सर, आखिर ये सोल्जराथन है क्या? सर, सोल्जराथन भारत के जितने भी वुंडेड सोल्जर्स, जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए और जो भारत की सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, जितने भी जो सोल्जर्स हैं, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में होने वाली इस देश की एकमात्र और सबसे बड़ी मैराथन है, जिसका मकसद देश के लिए लड़ते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए, सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, जिन साथियों के अंगों को इंजरीज हो गई, चोट लग गई, जिनका अंग खत्म हो गया और जिनकी बॉडी पैरालाइज हो गई और जिनका इलाज चल रहा है पुणे के पैराप्लेजिक रिहेब सेंटर में और वहां पे वो लोग रहते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए तथा जो सैनिक सर्विस करते हुए जिनकी जान चली गई, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप तैयार करने के लिए ये एक मुहिम चलाई गई थी। 2015 में डॉक्टर कलाम, भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक आप शुरू करो और देश में एक रन ऐसा होना चाहिए कि जब साल में कम से कम एक दिन पूरा मुल्क सैनिकों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में, इंजर्ड सोल्जर्स के सम्मान में दौड़े और उससे जो भी फंड रेज हो वो हमारे इंजर्ड सोल्जर्स हैं, वुंडेड सोल्जर्स हैं, उनके इलाज के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनकी सहायता के लिए खर्च किए जाएं और एक एजुकेशन स्कॉलरशिप भी शुरू की जाए। जो साथी देश के लिए लड़ते हुए, देश की सेना में सर्व करते हुए जिनकी जान चलेगी, उनके बच्चों को कहीं ऐसा ना हो कि उनकी एजुकेशन पूरी ना हो पाए, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। लेकिन सर, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ एक सैनिकों को खासतौर से शिकायत होती है कि जब कोई ऑपरेशन होता है या जंग होता है, जब हमारी कैजुअल्टी हो जाती है, तभी लोग सैनिक को याद करते हैं, बाद में भुला डालते हैं। सर, कई सैनिकों की शिकायत होती है, तो कैसे देखते हैं आप? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, ऐसा ही है। और ये एक दुखद बात है कि जब सैनिक शहीद होता है या उसको चोट लगती है, कुछ दिनों तक शायद मीडिया में या आसपास के जो लोग हैं वो एक खबर बनती है, उसके बाद में वो व्यक्ति अकेला हो जाता है, वो परिवार हमेशा के लिए साइड में हो जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो हमारे जो वेटरन्स के सेल हैं, जो शहीद परिवार हैं, उनको देख रेख करने वाली जो अलग अलग जो यूनिट एस्टेब्लिशमेंट बनाई गई हैं, वो जरूर ध्यान रखते हैं
लेकिन इस देश के लोगों की भी तो जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति अपनी जान पे खेल के हम सबको बचा रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ जिस दिन उसकी जान जाए उसी दिन उसको याद ना करें। इसीलिए हमने मूवमेंट चलाया है कि देश का हर बच्चा, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे कॉरपोरेट हो, एनजीओ हो, प्राइवेट हो, कहीं भी काम कर रहा हो, कम से कम साल में एक बार वो खड़ा हो, वो उनके सम्मान में चले, उनके सम्मान में दौड़े, उनके सम्मान में साइकिलिंग करे, कोई न कोई स्पोर्ट्स इवेंट करे, जिससे वो खुद हेल्दी भी हो, फिट भी हो और पूरे देश में एक पॉजिटिव संदेश सोल्जर्स के नाम पे जाए। जो एक संदेश है फिट इंडिया का, वो हम फिटिस्तान एक फिट भारत के थ्रू पूरे देश में हम फैलाना चाहते हैं। हम लगे हुए हैं। अभी 4.5 लाख की कम्युनिटी बनी है 1.5-2 साल में, और मुझे भरोसा है कि 2-3 साल में हम 25 लाख तक जाएंगे। और इस साल हमारा मकसद है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को हम पैदल, कम से कम, अगर दौड़ नहीं सकते तो कम से कम पैदल जरूर चलाएंगे पूरी साल में। बिल्कुल मेजर पूनिया, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।